हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th में पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चंस का एक और सेट करेंगे। और जैसे कि ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसमें हम क्लास 10th मैथ्स के जो पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सेलेक्ट करके आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। एक सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और बाकी जो सेट्स होंगे सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का ये है, यदि बिंदु C दो बिंदुओं A और B को मिलाने में रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक कोई रेखाखंड है और ये AB रेखाखंड है। A के निर्देशांक हैं 2, 6 और B के निर्देशांक हैं 5,1 और कोई बिंदु यहाँ पर है, ये है C और इसके निर्देशांक हैं K, 4। अब यह जो बिंदु है इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, यानी 2:3 ये है। हमें K ज्ञात करना है, बड़ा आसान है ये। कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो देखो, विभाजन बिंदु जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y भी होता है बट y की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें केवल x वाला पार्ट निकालना है। m1 m2 क्या है? तो यहाँ पर रेशियो जो है m1 m2 ये है 2:3। जो बिंदु A है इसको हम x1 y1 ले लेते हैं जो कि 2,6 है। जो बिंदु B है उसको हम x2 y2 ले लेते हैं जो कि 5,1 है। x1 y1 आपको पता चल गया है, m1 m2 पता चल गया है, x2 y2 सब यहाँ पर है। यानी इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें चाहिए वो सब हमारे पास है। m1 2 है और x2 यहाँ पर x2 5 है प्लस m2 3 है और x1 जो है वो है x1 2 है बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 दूने 10 प्लस 3 दूने 6 बटे 5, 16/5। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये ट्राइंगल है ABC और इसमें ये समांतर हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि ये समांतर रेखाएं हैं इस तरह से। AD 2.4 है, ये 2.4 A से लेके D तक। AB यानी ये पूरा का पूरा 3.2 है। ओके, ये पूरा 3.2 है, ठीक है। AC ये पूरा का पूरा 8 है। तो AE की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि DE समांतर है BC के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं। इन्हें हम संगत कोण कहेंगे और ये दोनों कोण भी बराबर हैं क्योंकि ये भी संगत कोण हैं। समांतर रेखाओं को इस तरह से जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण होते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि एंगल ADE ये बराबर है एंगल ABC के और एंगल AED ये बराबर है एंगल ACB के और एंगल A तो दोनों के लिए बराबर, यानी एंगल, देखो ये तो है, ये क्यों बराबर है? क्योंकि संगत कोण है, ये भी संगत कोण है। और जो DAE है ये बराबर है BAC के। ये पूरे कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस वाले कोण की, ये क्योंकि ये कोण दोनों के लिए ही बराबर है, छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी। अब नोटिस कर रहे हो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये है छोटा वाला त्रिभुज और एक ये है बड़ा वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर ये है, तो क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल, वैसे तीसरा कोण बराबर करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि एंगल भी प्रॉपर्टी होती है, बट चलो हमने कर दिया है, इट्स ओके। तो तीनों कोण बराबर हैं। इससे क्या होगा कि ट्राइंगल ADE ये समरूप हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। इससे क्या होता है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इससे क्या होगा कि AD अपॉन AB ये बराबर हो जाएगा AE अपॉन AC, है ना। छोटे वाले त्रिभुज की AD, बड़े वाले त्रिभुज की AB, छोटे वाले त्रिभुज की AE, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AC। तो ये हो जाएगा AD है 2.4 और AB है 3.2, क्वेश्चन में लिखा है ना।
AE हमें ज्ञात करना है और AC है 8, तो ठीक है, ये हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कटा, 8 तियाँ 24, 8 चौको 32, 4 से ये कटा 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके AE जो है ये आ चुका है 6 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण ये दिए हैं और ये अद्वितीय बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लो कि ये दो ये रेखाएं हैं, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा। ये जब एक बिंदु पर काटते हैं तो क्या होता है, देखो पहली बात तो ये समीकरण लिख देते हैं, kx माइनस 2y बराबर 3, दूसरा है 3x प्लस y बराबर 5। तो हम करते क्या हैं, अद्वितीय जब हल होता है तो उसमें क्या होता है, उस अवस्था में a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब क्या है कि देखो a1 है k अपॉन 3 बराबर नहीं है जो इनके आगे, यानी y के आगे -1 है और यहाँ y के आगे 1 है, यानी x के गुणांकों का हम अनुपात निकालेंगे, y के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, वो बराबर नहीं होंगे। ये कंडीशन होती है अद्वितीय हल की, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हमारा आंसर निकला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर नहीं है -6 के, यानी k -6 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक AP है, उसका nवां पद दिया है, तो इसका हमें सार्वअंतर ज्ञात करना है। सार्वअंतर यानी जो हम D लिखते हैं ना AP में, आपको पता होगा। तो nवां पद दिया है, इसमें nवां पद है 7 - 4n, हमें D निकालना है। तो देखो nवां पद यानी an, nवां पद का मतलब an हो गया ना। तो अगर मैं पहले पद की बात करूं, प्रथम पद, तो उसमें हमें 1 रखना होगा n की जगह पे, तो ये आ जाएगा 7 - 4 यानी 3। ठीक है। दूसरा पद, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 रखना होगा, तो 7 - 4, लेकिन n की जगह पे हमने रखा 2, तो ये आ जाएगा 7 - 8 यानी -1। इतना समझ आ गया। सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर होता है a2 - a1, यानी जो दो लगातार पद होते हैं उनको माइनस कर देते हैं। a2 - a1, a2 है अपना -1 और a1 तो 3 है, तो माइनस करेंगे तो ये -4 आ जाएगा और ये आंसर है। तो बेसिकली हमने पद निकाले हैं, पहला पद दूसरा पद, और उनको माइनस कर दिया है। तो इस तरह से निकल चुका है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि आप 10वां पद निकालो, 11वां पद निकालो, इनको माइनस कर दो तो भी यही आंसर आएगा। तो सार्वअंतर है, लेकिन एनीवे उतना मुश्किल क्यों करोगे आप, a1 a2 निकालो और ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। हमारे पास है sin 20 cos 70 प्लस sin 70 cos 20। ठीक है। तो इन्हें कैसे करेंगे, एक सिंपल बेसिक रूल आप याद रखना कि सबको एक जैसे कोणों में परिवर्तित कर दो। अब कैसे करें इसे, देखो 20 अपनी जगह पे रहने दो। cos 70 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप जानते हैं कि जो 70 होता है उसको हम 90 - 2 करके लिख सकते हैं ना, 90 - 20, 90 - 20 करके हम 70 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और sin 70 के साथ भी यही करो। 70 को हम क्या लिख रहे हैं, 90 - 20, है ना। आप जानते हैं कि 90 में से 20 माइनस होता है तो 70 आता है। तो इतना सब समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, sin 20, देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस कोई भी एंगल होता है sin थीटा, तो ये sin 20 आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये cos 20 आ जाएगा। और ये पहले से ही है एज इट इज़, आपको समझ आ रहा है ना। मतलब ये हमने ये लिखा और ये हो गया, cos का साइन बन गया 90 में से जब हमने एंगल माइनस किया। ऐसे यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये आ गया और ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, sin 20 sin 20 sin स्क्वायर 20 दो बार है,
cos 20 cos स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये 1 आ चुका है और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें यहाँ पर दिया है tan a प्लस बी बराबर √3 एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3। हमें a और b का मान ज्ञात करना है। देखो tan a प्लस बी √3 है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी जो है ये tan 60 डिग्री हो गया, क्योंकि √3 होता है tan 60। ये हमने लिख दिया है। दोनों तरफ से एक किस्म से आप tan से tan हटा दो तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 60। समझ आ गया ना। अच्छा अब बताओ tan कितना मतलब 1/√3 होता है। तो देखो इसको तो हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन 1/√3 होता है tan 30। और अब tan से tan हटा दो तो ये आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब हमारे पास ये दोनों समीकरण हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन्हें हल करना है। सिंपल है, उनको प्लस कर दो कट जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर ये लिखें a प्लस बी है 60 एंड a माइनस बी इज़ 30, तो इनको हम प्लस करें तो ये b से भी कट जाएगा और यहाँ पे 2a आ जाएगा 90 और इस प्रकार से a आ जाएगा 45 डिग्री। और a के इस मान को अगर आप यहाँ रखो तो 45 प्लस b ये है 60, तो b हो जाएगा 45 उस तरफ जाएगा और इस तरह से 15 डिग्री आ जाएगा b। तो यहाँ पर हमें a और b के मान मिल चुके हैं। a है 45 डिग्री और b है 15 डिग्री। तो ये हमारे आंसर हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः ये हैं। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा क्या होगी। देखो ये समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज का मतलब ये है कि इनकी भुजाएं अनुपात में हैं। ये होता है समरूप त्रिभुजों की कंडीशन। तो हमारे पास ये हैं, तो इनकी भुजाएं अगर हम ले लें, ये A है, B, C और यहाँ पे इन भुजाओं को हम नाम देते हैं X, Y, Z। तो चूंकि ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज XYZ है, तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ के, तो इनकी भुजाओं का एक अनुपात, मतलब ये इनकी भुजाएं अनुपात में होती हैं। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए A/X बराबर B/Y बराबर C/Z ये होता है। ठीक है। अच्छा अब एक प्रॉपर्टी होती है कि हम ऊपर वालों को प्लस कर सकते हैं और नीचे वालों को प्लस कर सकते हैं और इनको बराबर रख सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये हम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों में ये होता है, लेकिन इसके बाद एक प्रॉपर्टी है कि हम ऊपर वालों को हम इन्हें प्लस कर दें, नीचे वालों को प्लस कर दिया, तो ये हम कर सकते हैं। और ये है कितना, पहले की परिमाप दी है, तीनों भुजाओं को प्लस करके 25 है और दूसरे की परिमाप दी है 15। समझ गया आप इतना ये। अच्छा अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर है। मान लो कि A यहाँ पर 9 है, हमें इसकी संगत भुजा ज्ञात करनी। तो संगत भुजा होता है बिल्कुल जैसे ये है ना, बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं होती हैं। तो ये कोण और ये कोण यहाँ पर बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजाएं संगत भुजाएं होंगी। तो इस भुजा के संगत में ये भुजा है, तो वही करके तो मैंने यहाँ पे लिखा है A/X, संगत भुजाओं का ही अनुपात यहाँ पर लिखा है। बस अब A की जगह पर रखना है हमें 9। देखो ये मुश्किल है नहीं, आप आराम से इसको समझो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A/X बराबर कितना है, सीधे ये 25/15। अब A है हमारे पास 9 और X हमें ज्ञात करना है। ये आप चाहो तो काट सकते हो, ये 5 ये 3 हो गया है,
5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5x बराबर 27 और x हमें मिल चुका है 27/5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि पहले त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर, तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा होगी 27/5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर ये दिया है कि ये थीटा यहाँ पर है कि 5 tan थीटा 3 है ना, और हमें इसका मान याद करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 5, इसका हल लिखते हैं, 5 tan थीटा ये है 3, तो यहाँ से हमें tan थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। tan थीटा है 3/5, क्योंकि 5 नीचे आ गया है। यहाँ तक सब सही है। अच्छा, अब हमें इसका मान याद करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ऊपर नीचे हम यहाँ पे cos से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी cos से डिवाइड करेंगे cos थीटा, और नीचे भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, ये बन जाएगा 5 tan थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan होता है, लेकिन यहाँ वाला cos कट जाएगा। और वही हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ ये cos से डिवाइड करेंगे तो ये तो tan हो गया, लेकिन यहाँ वाला cos फिर कट गया। तो ये समझ आ गया। और अब बिल्कुल आपके पास मान यहाँ पे बिल्कुल तैयार है रखने के लिए, 3/5। तो ये हमने 3/5 रखा, -3 अपॉन 4 × 3/5 + 3, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर तो हो गया 0। अब नीचे जो कुछ भी हो, चलो इसको लिख देते हैं 12/5 + 3, बट इवेंचुअली इसने 0 होना है क्योंकि ऊपर 0 हो गया है, और ये हमारा आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर ये दिया है, उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले वृत्तों की त्रिज्याएं हम r1 r2 मान लेते हैं। तो माना वृत्तों की त्रिज्याएं r1 तथा r2 हैं। अब प्रश्न में दिया है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो क्षेत्रफल यानी एरिया, पहले का एरिया बटे दूसरे का एरिया, यही तो होगा ना क्षेत्रफलों का अनुपात। अब एरिया होता है πr² r1² पहले के लिए, और दूसरे के लिए r2 आ जाएगा। समझ आ गया। और ये है कितना, ये 9/4 है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्वेश्चन में दिया है 9/4। त्रिज्या r1 r2 हमने ली है, ये लिख दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पाई से पाई कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे r1/r2 मैंने ये स्क्वायर बाहर अलग ले लिया है, और वही काम हम यहाँ पे करेंगे। 3/2 का स्क्वायर ले लिया है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का 4 होता है, तो ये अब 2 से कटा 2, तो हमें मिल चुका है r1 और r2 का अनुपात 3/2। ठीक है। अच्छा, हमें ज्ञात करना है परिधि का अनुपात। तो परिधि का अनुपात क्या होगा, तो परिधि का अनुपात होता है, देखो 2πr1, क्योंकि परिधि 2πr होती है, अपॉन 2πr2, है ना। यहाँ 2π से 2π हुआ कैंसिल, और हमारे पास बचा r1/r2, और वो तो हमारे पास है, निकल चुका था 3/2। तो इसीलिए जो अनुपात है ये है 3/2, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। यदि पासों के एक जोड़े को एक बार फेंका जाता है तो योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमने पासे फेंके, और ये ऐसे ले लेते हैं, ये 2 पासे, एक ये है और एक ये है, हमने ये फेंके, और
इनमें योग 8 आना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि कुल जो परिणाम होते हैं, कुल परिणामों की संख्या क्या होगी? सभी संभव परिणाम, मतलब कुछ भी आए, योग 8 नहीं, कुछ भी आए तो कितने होंगे कुल परिणाम? तो ये होंगे 6 गुणा 6 यानी 36, क्योंकि एक पासे पर 6 परिणाम होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो 2 पासे हैं तो 6 गुणा 6 करेंगे, 3 पासे होते तो 6 गुणा 6 गुणा 6 करते। तो कुल परिणाम ये हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? योग 8। तो योग 8 किस किस में होगा? तो ये है योग 8 कब होगा? 2 पासों में, पहले में 2 आए, दूसरे में 6 आए, पहले में 3 आए, दूसरे में 5 आए, पहले में 4 आए, दूसरे में 4 आए, पहले में 5 आए, दूसरे में 3 आए, और फिर 6 2, ये है भाई टोटल 5। तो ये हैं, इसको हम बोलते हैं कि जो फेवरेबल आउटकम है, यानी जो हमारे पक्ष में है जो परिणाम। तो पक्ष में कितने परिणाम हैं? तो इसको हम नाम दे देते हैं NE करके, ये है 5, और कुल परिणाम को हम नाम देते हैं NS करके, तो ये है 36। तो सभी परिणाम 36 हैं। सभी का मतलब उसमें 1 1 भी होगा, उसमें 1 2 भी होगा, उसमें फिर 1 3 भी होगा, 1 4 भी, 1 5 1 6 2 1 2, इस तरह से 36 हैं टोटल। लेकिन हमें तो 8 चाहिए योग, तो ऐसे 5 हैं टोटल। तो इसीलिए जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता ये है कि जो हमारे पक्ष में है और जो कुल परिणाम है, तो हमारे पक्ष में तो 5 हैं और कुल 36 हैं, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।